नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं आज कक्षा 9 का भूगोल और भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप। आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक है भारत का भौतिक स्वरूप। और उसके बाद जब हम भारत की नदियों के बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे, सच में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि जो कक्षा 9 की भूगोल की राजनीति विज्ञान की किताबें हैं ना, अगर इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया ना, मतलब सच में आपके जो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स है जो हम लोग देखते हैं, हम सुनते हैं जिनके बारे में, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो राजनीति विज्ञान तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग चल रहे हैं भूगोल पे। इस भूगोल में हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में जान चुके हैं कि किस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ, किस प्रकार से जो भारत है पहले वो अफ्रीका महाद्वीप के पास हुआ करता था, फिर वो एशिया में किस प्रकार से पहुंचा, किस प्रकार से हिमालय का निर्माण, ये काफी कुछ हम लोग जान चुके हैं। पर आज के लेक्चर में क्या जानना है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मुख्य भौगोलिक वितरण। ये भौगोलिक वितरण क्या है वो पढ़ेंगे। फिर हिमालय पर्वत के बारे में अब पूरी डिटेल पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में तो यही जाना था कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार से हुआ, बना कैसे है, ठीक है। पर अब हिमालय पर्वत के बारे में पूरा जानना, ये बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे कि हमारा जन्म कैसे हुआ, ठीक है। पर अब फिर हमारे जन्म से पूरा एंड तक पूरी जो कहानी है उसको समझना है। हिमालय का फिर वर्गीकरण पढ़ेंगे कि हिमालय में किस प्रकार से वर्गीकरण हुआ है। और फिर महान आंतरिक हिमालय के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। महान या आंतरिक हिमालय क्या है ये हम लोग जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की, बेहतरीन लेक्चर की। मुख्य भौगोलिक वितरण। देखिए, हम लास्ट लेक्चर से मैं आप लोगों को ये चीज समझाते हुए आ रहा हूं कि जब जब कुछ भी भूगर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में कोई भी गतिविधि होती है, पृथ्वी के गर्भ में मतलब जो पृथ्वी का इंटीरियर है, जो पृथ्वी का आंतरिक है, उसमें जब कोई भी गतिविधि होती है, जब भी कभी प्लेट्स मूव करती है, कभी प्लेट्स का वहन होता है यहां से वहां, यहां से वहां, तो कुछ ना कुछ भू आकृति बन करके हमें पृथ्वी पर देखने को मिलती है। क्या मिलती है? भू आकृतियां देखने को मिलती है। भू मतलब जमीन और आकृति का मतलब क्या है? शेप। तो हमें जमीन पर, धरातल पर क्या है, अलग अलग प्रकार के शेप हमें देखने को मिलते हैं, आकृतियां हमें देखने को मिलती है। अब वो आकृतियां कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से वो बनी होती है, वो हम सभी कुछ इस चैप्टर में जानेंगे। पर सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी आकृतियां, कौन कौन से शेप्स हैं जो कि हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो ये जो भौगोलिक वितरण है, मुख्य भौगोलिक वितरण, भाई भूगोल का मतलब क्या है? भू मतलब हमारी धरती, पृथ्वी जो गोल है, ये हम मानते हैं, ठीक है। तो उस भौगोल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि उसका वितरण किस किस प्रकार से हुआ है, कौन सी आकृति कहां पर है, कौन सी कहां पर नहीं है। और यहां पर हम लोग विश्व की बात ना करके हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? भारत की बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से भौगोलिक आकृतियां हमें देखने को मिलती है, भू आकृतियां हमें देखने को मिलती है। इस पूरे चैप्टर में हम मुख्यतः 6 भू आकृतियों पर या भौगोलिक वितरण पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए पहले एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं वो 6 हैं कौन सी। तो सबसे पहले द ग्रेट एंड द ग्रेट एंड द ग्रेट हिमालयाज, ठीक है। जो महान हिमालयाज है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। हिमालय पर्वत, ओके। हिमालय पर्वत के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जब हिमालय पर्वत से, जैसे आपको भी इंडिया का नक्शा भी देखेंगे, तो जैसे कि भाई ये इंडिया है और ये ऊपर से, कि आप ऐसे मान लीजिएगा, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा बिल्कुल भी, ठीक है, ओके। ये इंडिया है। तो ये इंडिया के अगर आप देखेंगे उत्तरी भाग में क्या है? उत्तरी भाग में हिमालय है। और हिमालय से जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? मैदान देखने को मिलेगा। तो दूसरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी क्यों? क्योंकि वो उत्तर में है, नॉर्थ में है, तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? उत्तरी मैदान कहेंगे। फिर जब आप उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेंगे? पठार देखने को मिलेंगे। तो हम तीसरा किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले यही आज क्लियर कर देता हूं कि प्रायद्वीप क्या होता है, पठार क्या होता है। देखिए, अगर आप भारत का मानचित्र देखेंगे, और अभी अपन देखेंगे भी आगे, जो नीचे वाला भाग है वो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, 1, 2 और 3, 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो इस तीनों तरफ से जो भी आकृति पानी से घिरी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। इंग्लिश में पेनिनसुला उसे कहा जाता है। और इधर क्या है हमारे? इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। अभी कैसे याद रखोगे? आपको पता है यहां पर क्या है? बंगाल है। तो बंगाल की तरफ बंगाल की खाड़ी है और दूसरी साइड क्या हो जाएगा? अरब सागर हो जाएगा। और नीचे पूरा क्या है? हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है। तो प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप वो आकृति होती है जो कि 3 तरफ पानी से घिरी हुई हो, और ऊपर का जो क्षेत्र है, भारत का एरिया है, वो तो जमीन है ही वहां पर तो पानी है नहीं, तो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ। इसलिए जो नीचे का क्षेत्र है भारत को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं या पेनिनसुला कहते हैं। बात आती है पठार की। देखिए,
पर्वत में और पठार में अंतर क्या है? पर्वत अगर आप देखेंगे, माउंटेन्स जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है, तो माउंटेन्स की एक बिल्कुल आप ये कह सकते हैं एक चोटी होती है, एक पीक होता है, एक मुख्यतः ऊंचाई का जो पॉइंट है वो है। कुछ इस प्रकार से आपको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। पर जब हम बात करते हैं पठारों की या प्लेट्यूज जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, तो वो क्या है, वो कुछ इस प्रकार से ऊपर उठेंगे फिर बिल्कुल यूं हो जाएंगे। ओके, मतलब उनका एक पीक पॉइंट आप नहीं देख सकते। तो यहां पर पर्वत और पठार, तो हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। और जब मैं आपको बिल्कुल ऐसे नीचे लेता हुआ चल रहा हूं। अब क्या है, इसके बाद हम लोग द्वीप के बारे में जानेंगे। द्वीप क्या होता है? आइलैंड्स। अब जो तीन तरफ पानी से घिरे हुए उन्हें प्रायद्वीप कहते हैं, और जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए उन्हें द्वीप या आइलैंड्स कहा जाता है। तो हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड हमारे ही द्वीप है, तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चार मुख्य हो गए। अब दो और चर्चा करनी है, तो एक तो करेंगे हम भारतीय मरुस्थल की। मरुस्थल का मतलब क्या होता है? डेजर्ट। तो डेजर्ट कौन से इलाके में आ जाएगा? जो ये राजस्थान वाला इलाका आ रहा है यहां पर आ जाएगा, तो यहां पे मरुस्थल वाला आ जाएगा। और फिर लास्ट हम पढ़ेंगे तटीय रेखा के बारे में। हमारा तटीय रेखा, तटीय मैदान, तटीय स्थान, जो भी आप कहना चाहते हैं वो। तो अब एक बार अपन लोग भारत का मानचित्र बना लेते हैं। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है हिमालय। हिमालय से नीचे उतरोगे क्या मिलेगा? उत्तरी मैदान। मैदान के बाद आपको क्या मिलेगा? मिलेगा आपको मरुस्थल। मरुस्थल के बाद आपको क्या मिलेगा? प्रायद्वीपीय पठार। और पठार के बाद आपको क्या है? ये जो तटीय रेखा, तटीय रेखा मतलब जो पानी के पास की जो रेखा है, तो ये क्या है? तटीय रेखा है, ये मिलेगी। और लास्ट में हम क्या देखेंगे? द्वीप को देखेंगे, आइलैंड को देखेंगे। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से भारत का इन भौगोलिक वितरण का क्रम है, मतलब सबसे ऊपर हिमालय, हिमालय के बाद उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान के बाद हम भारतीय मरुस्थलों की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम प्रायद्वीपीय पठारों की चर्चा करेंगे, फिर तटीय रेखाओं की चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद फाइनली हम द्वीप की चर्चा करेंगे। ये चैप्टर देखिए वैसे ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो 7-8 पेज में खत्म कर दिया है। पर जब हम इसको एनसीईआरटी खोल करके देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है पता नहीं कहां से कौन से शब्द उठा करके डाल दिए हैं। अगर ये किताब मैं पढ़ने लग जाऊं तो जीवन में कभी समझू ही ना, तो नहीं समझोगे तभी तो हमारी आवश्यकता है। तो यहां पर आपको एक एक चीज छोटे से छोटी ब्रीफ में बहुत शानदार तरीके से समझाने के लिए लेक्चर्स बनाए गए। लेक्चर्स चाहे ज्यादा हो जाए, पर अपनी कोशिश ये कि आपको हर टॉपिक क्या होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो अब हम लोग सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे किससे? हिमालय पर्वत से। हिमालय पर्वत के सच में बहुत फायदे हैं भारत को, और क्या क्या है वो भी आज चर्चा करेंगे। हिमालय पर्वत या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं हिमालयन माउंटेन्स। देखिए, हिमालय के बारे में आप हो सकता है कि अभी कक्षा 9 में आकर के ही ज्यादा विस्तार में भी पढ़ रहे हो, पर इससे पहले भी देखिए, अगर आपने भूगोल में भी नहीं पढ़ा होगा ना, तो हिंदी की कविताओं में, ठीक है, हिमालय के बारे में पढ़ा होगा, इंग्लिश की पोएम्स में पढ़ा होगा, कोई चैप्टर आ गया होगा वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं हाँ ये कह सकता हूँ कि भौगोलिक रूप से आपने हिमालय, शायद आप भूगोल में आज पढ़ रहे होंगे, पर उससे पहले कहीं ना कहीं कविताओं में सुना ही होगा, हिमालय जैसी ऊंचाई है भारत की, ठीक है। तो बहुत सारे तो वो पोएम्स गजब हुआ करती थी जब हम छोटे क्लासेस में पढ़ा करते थे, और आपने मुझे उम्मीद है पढ़ी होगी। पढ़ी या नहीं पढ़ी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप युवा एवं वलित पर्वत श्रृंखला है। अब एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले उत्तरी सीमा की चर्चा करते हैं। किसकी उत्तरी सीमा बोला है, यह ध्यान दीजिएगा, भारत की उत्तरी सीमा बोला है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये क्या है, ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है। तो ये भारत की क्या हो गई, उत्तर दिशा हो गई, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ। ये दक्षिण हो गए, साउथ, इसे हम कहते हैं वेस्ट, पश्चिम, और इसे हम कहते हैं ईस्ट। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये दक्षिण, ठीक है, ये चारों। तो इसने बोला भारत की उत्तरी सीमा पर, तो भारत की उत्तरी सीमा ये आ गया भैया। यहां जो मानचित्र आप अपनी किताब में ये मानचित्र दिया हुआ है, प्लीज डियर स्टूडेंट्स आप इस मानचित्र को खोल लीजिए और इससे पढ़िए, ठीक है। तो ये मानचित्र खोल लिया, तो ये उत्तरी सीमा पर, भारत की उत्तरी सीमा पर क्या है, हिमालय पर्वत है। हिमालय भूगर्भीय रूप से मतलब क्या है, जो भू हमारी पृथ्वी है उसका जो गर्भ है, अगर उसमें हम देखें तो सबसे युवा है। सबसे युवा क्यों है कि सबसे नया जन्म लिया। जैसे कि भाई अब मैं एक बात बताऊं, जैसे हम लोग 4 भाई हैं हमारी मदर के, ठीक है, मतलब हमारे मदर के 4 लड़के हैं, हम चारों भाई हैं। तो सबसे छोटा मैं हूं, तो सबसे युवा कौन हुआ, मैं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा जन्म उन तीनों के कंपैरिजन में बाद में हुआ है। उसी प्रकार से हिमालय का आप देखिएगा,
कि हम लोगों ने पढ़ा कि एक पूरा महाखंड था जिसका नाम था पेंजिया, जो पूरी जितनी भी पृथ्वी वाला पार्ट था वो था। वो पेंजिया फिर दो भागों में विभाजित हुआ, लोरेसिया और गोंडवाना लैंड वाला, ठीक है। और जब पूरा पेंजिया एक था और पानी वाले भाग को हमने पेंथालासा कहा, और फिर प्लेट्स में मूवमेंट हुआ तो प्लेट्स ने दो भागों में बांट दिया, जिससे ऊपर वाले भाग को लोरेसिया और नीचे वाले भाग को हमने गोंडवाना कहा। मतलब पेंजिया वाले भाग में कहीं पर भी आपने हिमालय जैसा स्ट्रक्चर देखा? नहीं देखा सर। फिर क्या हुआ, जब ये दोनों भाग बट गए, फिर काफी समय बाद क्या हुआ कि प्लेट्स में और भी मूवमेंट हुआ, और इंडिया वाला भाग जो कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे टिका हुआ है वो यूरेशिया प्लेट से जाकर के टकराता है, और जब टकराता है, टकराने से ही क्या होता है, फोल्डिंग होती है। यू फोल्ड होता होता बनता है वलन होता है। ये वलन बोला ना, वलित पर्वत है। वलित का मतलब फोल्ड हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में भी चीज समझाई थी कि यू प्रकार से दो प्लेट आ रही, जैसे कि यहां पर एशिया यूरेशिया वाली प्लेट है और नीचे से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उठ करके गई है, वो यूं गई है, वो यूं टकराई है, और जब टकराई है तो क्या होता है कि एक प्लेट नीचे धंस जाती है और दूसरी ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठते उठते यूं फोल्ड होती है, यूं होने लग जाती है, वो फोल्ड होती है, और फोल्ड होते होते ऊपर चढ़ते जाती है। तो वलित का मतलब होता है फोल्ड होना। तो युवा है। युवा क्यों है? क्योंकि देखो कि पेंजिया वाले महाद्वीप में आपको कहीं पर भी ये नजर नहीं आ रहा है, पर ये सबसे बाद में ये बना है, तो सबसे युवा हो गया। जैसे कि मेरे घर में मैं सबसे युवा हूं। और वलित है क्योंकि फोल्ड होता 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 ये बना है। इसका आपको शेप कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ओके, तो ये वलित पर्वत है। तो यहां से हमें तीन चीजें समझ में आती है इस वाली लाइन से। एक तो भारत की कहां पर है, उत्तरी सीमा पर हिमालय है। दूसरा सबसे युवा है, और कैसे है इसका टाइप, वलित है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। अब देखिए कहां पर है, उत्तर में है, भारत की उत्तरी सीमा में। अब मैंने ये बात कही आपको कि भारत के उत्तर में, तो भारत का ये पश्चिम और भारत का ये पूर्व। इसने क्या कहा है कि ये जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, देखिए हिमालय सिर्फ कोई एक पहाड़ नहीं है, एक पहाड़ या एक पर्वत, एक माउंटेन नहीं है, काफी पहाड़ों से मिलकर के ये पूरी श्रृंखलाएं बनी है। और एक एक मतलब हम श्रेणियां कहेंगे, रेंजेस जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है, जैसे कि माउंटेन रेंजेस अपन पढ़ेंगे, शिवालिक रेंज हम पढ़ेंगे, शिवालिक श्रेणी इनके बारे में। तो एक एक रेंजेस को मिला के पूरा एक श्रृंखला बना रहा, पूरी एक सीरीज बना रहा है हिमालय, उसको हम पूरा क्या कह रहे हैं, हिमालय कह रहे हैं। तो ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक, मतलब यहां से लेकर करके पूर्व तक पूरा क्या है, ये कवर है। और पश्चिम में कौन सी नदी जा रही है, सिंधु नदी जा रही है, इंडस रिवर जा रही है। सिंधु नदी के बारे में आप 11th-12th क्लास में अगर आप हिस्ट्री लेते हैं, हाई स्टोरी पढ़ते हैं, तो वहां पर आप सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे भारत में लोगों ने सबसे पहले रहना शुरू करा, और उनकी जीवन शैली के बारे में आप जानेंगे। तो सिंधु नदी इधर बह रही है, और इधर कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। तो मतलब बॉर्डर्स बन रही है कि सिंधु इधर एंड है, तो सिंधु के इधर तक वो है, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के इधर तक वो है। तो मतलब पश्चिम से पूर्व तक ये पूरा फैला हुआ। तो हिमालय क्या है, काफी बड़ा है। जैसे कि मैं आपको इस मानचित्र में भी दिखा देता हूँ, ये सिंधु नदी जा रही है, ठीक है, ये सिंधु नदी जा रही है, और इधर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी ये आ रही है। ओके, और आप मानचित्र खोल के देखिए। और जहां तक बात रही बच्चों रिवर्स की, नदियों की, तो इसके ऊपर हम लोग पूरा चैप्टर 3 जो है वो नेक्स्ट बस यही है, उसी पर ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अब अपने सब कुछ हो गया है, भूगोल ही भूगोल है, ठीक है। और आप अच्छे से समझते जाओ, नहीं तो आप ऐसे गोल 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 घूम जाओगे। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। देखिए अब क्या कहा है कि सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है। हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पीक है, तो उसमें से भी हिमालय पर ही है वो। तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, सबसे जो ज्यादा हाइट से, वो किसकी है, हिमालय की देखने को मिलती है। दूसरा शब्द देखिएगा, अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। अब इसको समझना है, ये असम सर जो हमारे यहाँ पर आसाम में, उसकी बात करिएगा। हाँ, असम भी बोलते हैं उसको काफी लोग, असम, आसाम, तो उसी की बात करिए, नहीं उसकी बात नहीं करिए। एक अत्यधिक असम अवरोधों में से, इसका मतलब क्या है, देखिए असम का मतलब अगर मैं इंग्लिश में देखूं तो ये होता है, और इसका मतलब ये होता है कि उबड़ खाबड़ होना। तो क्या है कि हिमालय क्या है, काफी उबड़ खाबड़ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही शेप में वो चलता जा रहा हो, उबड़ खाबड़ है। अवरोध का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बैरियर्स हैं। आप रेस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं, बैरियर्स कह सकते हैं, बैरियर्स है, अवरोध है। देखिए हिमालय क्या होने का बहुत गजब के फायदे हैं, अब वो आप यहीं से समझिए। जैसे कि इसने कहा असम अवरोध है, अवरोध है ये रेस्ट्रिक्शन है, बीच में बैरियर बनकर के लगा हुआ है। आपको यहां से दो तीन चीजें आज मैं समझाता हूं। एक तो आपने बहुत सी बार सुना होगा भारतीय उपमहाद्वीप, यह शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, भारतीय उपमहाद्वीप।
ये क्या है वो भी चर्चा करेंगे। देखो ये अपना हिमालय है, ओके, इधर से मत देखो, फोन का ग्लास टूटा हुआ है ओके, इधर से देखो, तो ये क्या है, हमारा हिमालय है। अब ये हिमालय है, ये हिमालय वाला फेस इसने क्या कर दिया, इसके नीचे नीचे इंडिया है, क्योंकि हुआ क्या था, सीन तो कुछ ऐसा था ना कि भाई यहां पर क्या थी, यूरेशिया प्लेट थी और यहां पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आई, टकराई और ये बीच में हिमालय खड़ा हो गया। तो अब यूरोप एशिया वाला इलाका उधर रह गया और इधर इधर क्या रह गया, भारत वाला इलाका रह गया। ये बात हमारे टर्न। तो ये एक तरीके से क्या, इस इलाके और इस इलाके के बीच में क्या बन चुका है, अवरोध बन चुका है, रेस्ट्रिक्शन बन चुका है। आप भारत का इतिहास उठा करके देखिए, कभी भी इस तरफ से भारत पर आक्रमण नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि भारत का हिमालय खड़ा हुआ है। भारत का हिमालय भारत की रक्षा में, भारत की जनता की रक्षा में सदैव वहां पे खड़ा हुआ है, तो वहां के से कभी भी भारत पे क्या है, आक्रमण नहीं हुआ है। आक्रमण होते इधर हैं, इधर सुलेमान रेंज आती है, ये आती है, तो इनको पार करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो इधर से काफी लोगों का द्वारा क्या हुआ, आक्रमण होते हैं, ठीक है, यहां से आक्रमण होते हैं, परंतु उस तरफ से नहीं हुए। और भी काफी, जब हम लोग जो चौथा चैप्टर, इसका फोर्थ जो चैप्टर है क्लाइमेट वाला, जलवायु वाला, वो पढ़ेंगे, तब उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि काफी प्रकार से जब यहां से क्या होता है, जब मॉनसून आता है और यहां से हवाएं टकराती, तो उन जो उससे बारिश होती है, तो वो उस बारिश को क्या है, यही हिमालय रोक देता है, बोला नहीं नहीं भारत में करो, बाहर नहीं जाने दूंगा। और इधर से क्या होता है कि ठंडी हवाएं आती हैं, विंड्स आती हैं, रशिया की तरफ से साइबेरियन विंड्स उन्हें कहा जाता है, वो क्या है, इधर से जब आती हैं तो उनको भी हिमालय रोक देता, बोले नहीं नहीं ठंडी ज्यादा हवाएं नहीं। अगर हिमालय नहीं होता तो एक तो ये हो सकता था कि हमारे थोड़ी मानसून की प्रॉब्लम रहती, और दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती कि भाई क्या होता है कि वहां से सीधी सीधी फिर बर्फबारी हमारे भी कंटिन्यूसली लगातार चलती जाती। तो हिमालय के बहुत फायदे हैं। हिमालय एक तो ये कहीं बाहर से आक्रमण नहीं होने दे रहा है, और दूसरा क्या है कि हमारे रूप में भौगोलिक रूप से भी इसका एक बहुत गजब का फायदा है। तो एक अवरोध, एक रेस्ट्रिक्शन बन करके खड़ा हुआ है। अब एक सवाल, जैसे मैंने आपको यहां पर कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप को समझते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को समझते हैं। देखो यार, उप शब्द से आप क्या समझते हो, जो हम कहते हैं सब कॉन्टिनेंट, मैंने कहा इस सब या उप से क्या समझते हैं सर? जैसे मान लो कि है ना, अपन लोगों ने क्या करा कि ये कोई मेन टॉपिक है, फिर उस मेन टॉपिक में एक और टॉपिक बना दिया, वो सब टॉपिक हो गया। ये बात है ना, जैसे कि एक कप्तान होता है और फिर एक हमने उप कप्तान भी बना दिया। जब तक कप्तान है तो उप कप्तान की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो एक मतलब उप है, दूसरा ऑप्शन है, ये बात है। पर इसमें उपमहाद्वीप का क्या मतलब, महाद्वीप का मतलब तो आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर 7 जमीन के भाग हैं, उनको 7 महाद्वीप कहा गया है। यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप कहा गया है। अब ये जो 7 महाद्वीप अगर आप देखेंगे, इनका विभाजन कहीं पर पहाड़ों से हुआ कि भाई यहां से ये पहाड़ निकल रहा तो इधर वाला इलाका ये हो गया, इधर वाला इलाका ये हो गया, इधर यहां से कोई नदी निकल रही है तो ये हो गया। इस प्रकार से जब क्या हुआ कि यहां पर हिमालय आता है, और आप ये देखेंगे कि हिमालय के यूं हिमालय है, तो इंडिया का हिस्सा और इधर के जो नीचे के हिस्से हैं, जो दक्षिण पूर्व में जो देश है, ये सब मिलकर के बिल्कुल एक अलग सा ही महाद्वीप नजर आता है। क्योंकि क्या हो गया कि मैं जैसे मैं क्या बताता हूं आप लोगों को कि बिल्कुल हिमालय ने कुछ ऐसा शेप बना दिया, कुछ बिल्कुल इस प्रकार से शेप बना दिया। तो अब क्या है कि आप लोगों को हम ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन बिल्कुल अलग नजर आता है, उससे कनेक्टिविटी दिखती नहीं है। ये वाला पोर्शन बिल्कुल ही क्या होगा, अलग नजर आता है। ओके, तो जब अलग नजर आता है ना, तो इसलिए भी इसको क्या कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल ये महाद्वीप की तरह लगता है, कॉन्टिनेंट की तरह लगता है। इनकी कल्चर, संस्कृति और जो इनकी विविधता है वो गजब की है, मेलजोल खाती हुई है, तो इसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। तो असम अवरोधों का भी हमने मतलब समझ लिया। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवर्त का निर्माण करते हैं। देखो 2400 किलोमीटर की लंबाई, मैंने बोला सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ, तो ये 2400 किलोमीटर, कितना भैया, 2400 किलोमीटर की लंबाई तक हमारा हिमालय भैया फैले हुए हैं, और एक अर्धवर्त का निर्माण करता है। वर्त किसको कहते हैं, सर्किल, सर्किल को ही कहते हैं ना, सर्किल को ही वर्त कहते हैं। सर्किल तो क्या होता है कि सर्किल तो भैया ये है, सर्किल तो जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, ये पूरा गोला कर दिया, ये सर्किल है। पर क्या होता है कि सर्किल ना बनकर के आधा सर्किल बन रहा है, सेमी सर्किल बन रहा है। अर्धवर्त बोला ना, सेमी सर्किल बन रहा है। जैसे कि आपने, अगर आपको भी क्रिकेट टीम के लिए खेले हो, मैं खेला हुआ हूं 5 साल तक, मैं अपनी स्कूल की तरफ से क्रिकेट में खेला हूं, तो क्या होता है जब कैचेस की प्रैक्टिस कराई जाती है ना, कैच पकड़ने की, तो जो कोच होता है ना, वो सेमी सर्किल बनवाता है। सेमी सर्किल का मतलब क्या है, वहां से लेकर के तुम यूं आ जाओ, बस
क्लोज नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, वो सेमी सर्कल। फिर एक केच इसके पास आएगा, एक केच उसके पास आएगा, एक केच उसके पास आएगा, एक के पास वो सडनली भेजता जाता है। तो इसने क्या है मतलब अर्धवर्त बना दिया इस प्रकार से। इसने यूं पूरा बंद नहीं करा है, इसने अर्धवर्त बना दिया है। ऐसा थोड़ी है कि भाई पूरा हमारा इधर भी आ रहा है, यूं प्रायद्वीप पे पठार को पूरा बंद करके क्लोज करता हुआ जा रहा है, नहीं ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ उत्तरी सीमा में। तो ये अर्धवर्त सेमी सर्किल हमारे हिमालय बनाता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। देखिए जो लंबाई थी वो कितनी हो गई, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई पूरे की। अब आप अगर इसकी चौड़ाई देखेंगे यूं, ठीक है, यूं अगर आप इसकी चौड़ाई देखेंगे तो अगर आप कश्मीर की तरफ देखते हैं, कश्मीर वाले इलाके में, तो इसकी 400 किलोमीटर है। और पर जब आप जैसे जैसे अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती गई और कितने पे हो गई, 150 किलोमीटर पे हो गई। ओके, और टोटल लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। देखिए अगर आप देखेंगे कि ऊंचाइयां किधर ज्यादा है, ऊंचाई किधर ज्यादा है, तो आपको ये पता चल लगेगा कि ये जो वाला भाग है, पूर्वी जो भाग है, ठीक है, ये ज्यादा ऊंचा है इसकी तुलना में, ये ज्यादा ऊंचा है इसकी तुलना में। अब इसका भी कारण जानते हैं कि ये ज्यादा ऊंचा क्यों है। कारण कुछ इस प्रकार से, फिर से मुझे एक बार रिमोट उठाना पड़ेगा। ओके भाई, ये मेरी यूरेशियन प्लेट है और ये मेरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूं आई 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 आई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आते यूं टकराई। अब जब टकराई ना तो ये क्या हुआ, पहले इधर वाले हिस्से से टकराई है, पूर्व वाला जो हमारा हिस्सा है इंडिया का वो पहले जाकर के इधर टकराया, और जब पहले जाकर के टकराया है ना तो इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा निकल गई और बाकी जो उधर वाला है पश्चिम वाला इलाका उसकी हाइट थोड़ी सी कम रहेगी। अब देखिए ये हम बात करते हैं जो कुछ मुख्य टॉप जो हाइट से, जो पीक से, चोटियां जिसे हम लोग कहते हैं, शिखर जो है उनकी बात करते हैं हिमालय पे। माउंट एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल में है, 8848 मीटर है। देखिए हाइट्स में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, किताबों में भी हो सकता है कि आपके अलग अलग एडिशन की किताबें हों तो उनके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो प्लीज़ इस पर इतना ज़्यादा वो इशू क्रिएट मत करिएगा कि सर आपने गलत बता दिया है या हमारी किताब में गलत दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। और एवरेस्ट हिमालय की हाइट में थोड़ा समय के साथ परिवर्तन भी आता है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है वो रोज ही बढ़ती हो, कुछ समय, काफी समय उसको लग जाता है, हजारों साल लग जाते हैं उसमें। तो आप तो मेजरली देख लीजिए कौन कौन सी है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजुंगा भारत में है, मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी भारत में है, कामेंट भारत में है, नामचा बरवा भारत में, और गुरुला मंदता नेपाल में है। अब एक तो आपको इसमें करना क्या है, एक तो इनको आपको ऑर्डर वाइज याद करना है कि सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजुंगा, फिर मकालू, फिर धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा, फिर भारत, फिर भारत, फिर भारत, फिर भारत, नेपाल। तो इनको आपको क्या करना है, ऑर्डर वाइज से आप इसको याद करेंगे। कितनी है भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो इन 10 को आपको ऑर्डर वाइज याद करना है, पहला काम तो ये करना है। दूसरी बात, इन 10 में से कितनी भारत की है और कितनी नेपाल में है, क्योंकि ऑर्डर में कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि भाई आप मिलाप करें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इनमें से सबसे नीचे सबसे कम किसकी है, तो आपको ऑर्डर इनका याद होना ही चाहिए, यह आपके लिए टास्क है। अब चर्चा करते हैं हिमालय का वर्गीकरण कि हिमालय का जो वर्गीकरण है, हिमालय को किस प्रकार से विभाजित करा गया है। देखिए हम हिमालय के अगर वर्गीकरणों की चर्चा करेंगे तो हम दो रूप से चर्चा करेंगे, एक जो मैं अभी आपको करा रहा हूं वो, और एक फिर मैं आज इस वर्गीकरण के बाद चर्चा करूंगा कि दूसरा वर्गीकरण कौन सा है। तो दूसरी बात को जानने के लिए पहली बात जान लीजिए। पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए अब आप लोगों ने अध्याय 1 पढ़ लिया होगा, मुझे उम्मीद है भूगोल का, अपने लेक्चर्स कंप्लीट है, 2 ही लेक्चर में चैप्टर खत्म हो गया था। देशांतरी विस्तार क्या होता है ये देखिए, फिर भी मैं एक बार आपका रिवाइज करा देता हूं क्योंकि काफी समय पहले हुआ था। अक्षांश और देशांत, अक्षांश और देशांत क्या है, अक्षांश और देशांत काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर भूवैज्ञानिकों द्वारा खींची गई है। और इससे क्या फायदा होता है, इससे एग्जैक्ट एक तो लोकेशन का पता लगा सकते हैं, एक टाइम जोन जो है मुझसे वो क्रिएट कर सकते हैं, तो काफी इसके फायदे। अब क्या हुआ, अक्षांश वो है जो आड़ी लाइन है, आड़ी मतलब लेटिवी है और इंग्लिश में उन्हें कहते हैं लेटीट्यूड। इस प्रकार से जो लेटिवी है उन्हें कहते हैं लेटीट्यूड। अक्षांश लाइन मतलब आड़ी जो लाइन है इस प्रकार से, जिन्हें हम हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखा कहते हैं, वो है। तो ये है अक्षांश। तो अक्षांश इस प्रकार से है, ओके। और जो इस प्रकार से खड़ी है, जिन्हें लंबवत हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है या वर्टिकल कहा जाता है, इनको हम लोग कहते हैं देशांत।
इनको हम क्या कहते हैं, देशांत रेखाएं कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो अक्षांश और देशांत, और पूरा समझने के लिए आप चैप्टर 1 है उसको देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि देशांतरीय विस्तार के हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए हिमालय तो बोले सर अभी आपने कुछ इस प्रकार से बताया था कि भाई सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक कौन है, हिमालय है। सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक हिमालय है। तो अब भी तो आप इस प्रकार से बात कर रहे थे, ये तो अक्षांश हो जाएंगे फिर अगर ऐसा ही है। तो फिर ये देशांत का मामला क्या आ गया सर, देशांत कैसे? तो क्या हिमालय को इस रूप में बांटा गया कि भाई आधा इधर का, आधा इधर का, आधा इधर और आधा इधर? क्या है लफड़ा, आइए समझाता हूं मैं आपको। देखिए बिल्कुल जो मैंने पढ़ाया वो गलत नहीं है, यूं ही है हिमालय, ठीक है, हिमालय ऐसे ही है। पर देशांतरी रेखाओं के हिसाब से मतलब क्या है कि जब आप ऊपर की तरफ से आते हैं, जब आप ऊपर की तरफ से आएंगे तो इसको क्या है, बांट दिया गया है ऊपर की तरफ से। अब आप इधर से आते जाएंगे तो सबसे ऊपर एक हिमालय की रेखा, तो ये सबसे ऊपर की रेखा हो गई, एक श्रेणी हो गई। फिर उसके बाद दूसरी श्रेणी में आएंगे ये, तीसरी श्रेणी में आएंगे ये। तो इस प्रकार से क्या देशांत में बांटा गया, ऊपर से नीचे आते समय इसको बांटा गया। और अभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। 3 कौन सी है, महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, जिस पर हम लोग आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। फिर है हिमाचल या निम्न हिमालय, ठीक है, और फिर है आती है शिवालिक। इन पे हम लोग आगे के लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, जैसे कि आप इसमें देखिएगा कि भाई पहले महान हिमालय है, फिर बीच की जो मध्य हिमालय वो, और फिर शिवालिक वाला पोर्शन वो आ रहा है। अब यहां पर एक बार मैं आपको और समझाता हूं। यूं है, अब मैंने 3 आपको श्रेणियां बताई। सबसे पहले ऊपर कौन सी बताई, महान हिमालय की बताई। तो ये हमारा क्या हो गया, महान हिमालय हो गया। फिर ये मध्य हिमालय भी हम इसे कहते हैं, या हिमाचल कहते हैं, या निम्न हिमालय से कहा जाता है। और तीसरा जो है वो है शिवालिक। तीसरा क्या है, शिवालिक, और ये क्या हो गया, महान हिमालय। तो जो सबसे ऊपर ही ऊपर का है वो महान हिमालय, फिर उसके जो नीचे है वो मध्य या निम्न हिमालय, और फिर नीचे ही नीचे वाला है वो शिवालिक है। ओके, अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं महान आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। पहले तो शब्दों को समझते हैं, क्योंकि अपनी तो कहानी ही है कि शब्दों को समझ लोगे तो संसार को समझ जाओगे। देखो पहले तो बात करते हैं आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री और महान हिमालय। देखिए महान ग्रेट क्यों है, ग्रेट इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऊपर है, सबसे ऊपर जो इसकी हाइट से वो है, इसलिए हम इसे क्या है, महान कहते हैं। आंतरिक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखेगा कि ये आप इसको जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट टकराई तो ये इंटर में आ गया, ये बीच में आ गया, आंतरिक हो गया, इंटरनल हो गया। और हिमाद्री क्यों है, हिमाद्री का मतलब हिम मतलब बर्फ होता है, और आद्र मतलब जो कि पहाड़ होते हैं। तो ऐसे पहाड़ जो कि बर्फों से ढके हुए हों उन्हें क्या कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है। तो इसलिए क्या है कि आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ऊपर वाले इलाके में सबसे टॉप पर है। तो यहां पर तो क्या होगा, बर्फ की बारिश होती है, ठीक है, बर्फ ही बर्फ गिरता है। तो ये वाले जो पहाड़े क्या है, बर्फों से कवर रहते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। तो महान आंतरिक हिमालय या हिमाद्री इसे कहा जाता है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला, तो सबसे उत्तरी, सबसे ऊपरी भाग में है, इसलिए क्या है, इसे महान कहा गया है। तो सबसे उत्तरी जो उत्तर है भारत का उसमें स्थित श्रृंखला है। सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, सतत का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि यूं लगातार चलती जा रही है, बीच बीच में से ब्रेक नहीं है, इसमें लगातार ही चलती गई, लगभग लगातार ही चल रही है, तो सतत है, कंटिन्यूअस है। 6000 मीटर की औसत ऊंचाई। अब इस पे जितने भी शिखर आपको देखने को मिलेंगे लगभग उनकी 6000 मीटर की औसत ऊंचाई रहेगी। मतलब सबसे ज्यादा हाइट्स जो आपको देखने को मिलेगी वो इस वाली ही श्रेणी पर देखने को मिलेगी, महान या आंतरिक हिमालय की श्रेणी पर ही आपको देखने को मिलेगी। हिमालय के सभी मुख्य शिखर इसमें शामिल हो जाते हैं, तो जितने मुख्य शिखर है वो इसमें शामिल हो जाएंगे। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, ठीक है। अब देखिए इस बात को समझते हैं, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, ठीक है। हमने वलन समझ चुके हैं। असममित का मतलब क्या होता है, आपने सिमेट्री पढ़ी होगी, ठीक है, आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, सिमेट्री पढ़ी होगी। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे आप गणित में पढ़ते हैं, और मुझे नहीं आइडिया आपने 9th में पढ़ ली या 10th में पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, पर पढ़ते जरूर है सिमेट्री, शायद 8th में पढ़ ली होगी, 7th 8th में। सिमेट्री का मतलब ये होता है
कि जैसे मान लीजिए ये वाला भाग है और इसको मैं बिल्कुल बीच में से काटूंगा तो बराबर से हो जाएगा, इधर से भी बराबर और इधर से भी बराबर। ओके, जैसे कि मान लीजिए ये वाला मैंने बनाया तो इसको मैं यहां से कट करूंगा तो उधर का भी बराबर और इधर का भी बराबर, तो ये भी सिमेट्री है। और जैसे मान लीजिए ये मैंने सर्किल बनाया, मैंने इसको बीच में से काटा तो भी बराबर और इधर से काटा तो बराबर। मतलब ये है कि जब आपको सेंटर में से कट करते हैं तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपको बराबर ही चीज मिलेगी। जैसे कि हमारा शरीर बीच में से कट हो जाएगा तो आधा इधर आधा इधर बराबर एग्जैक्टली वो होगा, ठीक है। तो वो होता है सिमेट्री। पर इसने बोला असममित, असममित का मतलब हो गया एसिमेट्री है। हिमालय में क्या है, एसिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। मतलब हिमालय में ऐसा नहीं है कि भाई आप उसको यूं यहां से बीच में से काट देंगे तो आधा उधर आधा उधर, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा यहां पर यूं है, फिर यूं हो गया, फिर यूं हो गया, फिर यूं हो गया, फिर यूं, फिर यूं। तो आप कहां से काटोगे, क्या करोगे, कहां से आपको सिमेट्री देखने को मिलेगी, तो ये असममित कहलाता है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था भाई जो पृथ्वी के है वो 3 भाग है, सबसे ऊपर भूपरपट्टी वाला है, फिर अंदर मेंटल वाला है और फिर नीचे नीचे क्रोड है। तो जब आप इस हिमालय के बिल्कुल टॉप में इंटीरियर में जब आप घुसेंगे, इस वाले हिमालय के, हिमाद्री वाले हिमालय के जब एंटर बिल्कुल अंदर तक आप जाएंगे तो क्या होगा, इसमें आपको ग्रेनाइट देखने को मिलेगा। और उस एरिया को हमने क्या कहा, क्रोड का है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है, एक खनिज है। यह श्रृंखला, यहां पर श्रृंखला गलत लिखी हुई थोड़ी सी, यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। तो यह श्रृंखला हमेशा क्या है, बर्फ से ढकी रहती है। बर्फ से ढकी रहती है क्यों, क्योंकि यहां पर बर्फ ही बर्फ गिरती रहती है। देखिए अब बर्फ गिरने का भी क्या आपको लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे जैसे आप हाइट्स पे जाते जाएंगे, ये है, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए हमारे समुद्र तल की जो ऊंचाई होती है उससे माना जाता है। तो ये जो बिल्कुल बेस लेवल है नीचे है, इससे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, तो क्या होता है, तापमान गिरना शुरू हो जाता है। तापमान गिरना मतलब सर्दी का बढ़ना, ठीक है। अब बताओ जब 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है जब आपको सर्दी लगती है, या 5 डिग्री सेल्सियस होता है तब लगती है। ऑफ कोर्स ये बात है सर, 5 डिग्री, 50 डिग्री में तो जल जाते हैं हम लोग। तो वही बात है। तो जैसे जैसे आप हाइट्स पे जाते जाएंगे, आप हाइट्स पे जाते जाएंगे तो क्या होगा, तापमान गिरता जाता है, मतलब सर्दी आपकी क्या होती है, बढ़ती जाती है। यही तो कारण है लोग गर्मियों में क्या है, कुल्लू मनाली घूमने जाएंगे, कश्मीर की तरफ घूमने जाएंगे, इस इलाकों में ज्यादा वो घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर जैसे जैसे वो पहाड़ों पे जाएंगे, हाइट्स पे जाएंगे, ऊंचाइयों पे जाएंगे, तो वो ठंडा मौसम उनको देखने को मिलता है। तो अब जैसे जैसे क्या होता है कि ऊपर हाइट्स पे जाते 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 हैं तो क्या होता है कि सर्दी बढ़ती जाती है। और जब 0 डिग्री जहां पर हो जाती है, उस 0 डिग्री से क्या होता है, बर्फ की शुरुआत हो जाती है। फिर आप देखते हैं -1 -2 डिग्री भी सेल्सियस का तापमान कहीं कहीं होता है। तो आप हाइट्स पे जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, तो क्या होगा, बर्फ का गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो बारिश है वो 2 प्रकार की, एक तो जहां पानी गिरे वो, और एक बर्फ गिरे जो, तो यहां पे बर्फ गिरने वाले इलाके हैं। तो ये क्या है, हमेशा क्या होगी, बर्फ से ही ढकी हुई रहेगी। दूसरी, बहुत सी हिमानियों का यहां से प्रवाह होता है। हिमानियों का मतलब क्या है, इंग्लिश में ग्लेशियर्स उनको कहा जाता है, ठीक है। जहां पे जो बर्फ है, ग्लेशियर्स है, वो वहां से पिघल करके वो वहां से हिमानियां वो बहती है। ओके, मतलब और मुझे अच्छे से याद है, हम लोग 7th 8th में जब पढ़ा करते थे, 2 ब्रदर सिस्टर आया करते थे, वो मेरे साथ ही जाया करते थे, मेरे सेम कॉलोनी में हम लोग रहा करते थे। तो भाई का नाम हिमालय था और बहन का नाम हिमानी। तो दोनों बहन भाई मतलब साथ साथ हैं, हिमालय और हिमानी। तो आप इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। एक मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको ये और बताऊंगा कि दूसरा वर्गीकरण हिमालयों का कैसे है। देखिए, एक वर्गीकरण तो आपने इस प्रकार से पढ़ लिया कि भाई जब आप ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो एक रेखा से आपको ऊपरी हिमालय, फिर ये मध्य हिमालय और फिर शिवालिक, ठीक है। इन 2 के बारे में विस्तार में भी पढ़ना, हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। पर देखिए, एक वर्गीकरण हिमालय का और करा गया है। जैसे कि ये आपका पूरा हिमालय, इसको इस प्रकार से बांटा गया है कि इधर वाला जो भाग है उसको अलग हिमालय के नाम से जाना जाता है, फिर इस हिमालय को अलग से, इसको हिमालय को अलग से, और इस हिमालय को अलग से। ये 4 प्रकार के बांटा गया है। और ये क्या है, नदियों के हिसाब से, जैसे यहाँ पे सिंधु और सतलज है तो इससे हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक नदी और आएगी, फिर वो नदी आएगी, फिर नदी, इन नदियों के जो बीच में से नदियां बहती हुई जा रही है, तो इनके बीच बीच के जो पोर्शन है उनको और बांटा गया है। ओके, तो अपन लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और आज के लिए अपना इतना ही। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा लेक्चर, आपको समझ में आया या नहीं आया, इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए बच्चों, प्लीज रेगुलर स्टडी करा करो,
टाइम लिया करो, वीडियोस को एक बार दो बार देखा करो। शॉर्ट वीडियोस अच्छे वीडियोस इसलिए बनाए जाते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम लेकर के उन्हें देखें, बिल्कुल एक एक चीज को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को है ना आप अच्छे से क्लियर करते हुए चले। नहीं तो ये भूगोल है बेटा, ये बड़े बड़े लोगों को गोल 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 घुमा देती है। अगर आपको नहीं घूमना गोल गोल और आपको अपने एग्जाम में गोला नहीं लाना है तो प्लीज इसको है ना मन लगा करके, मन को एक गोले में एक शांति में स्थिर कर करके पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, और कहीं समस्या है उसके लिए हम बैठे हैं। और कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।